माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे गाइस। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आपकी जो क्लास 7 की एनसीईआरटी में चला रही हूँ उसका 9वां लेसन चल रहा था। और जैसा कि आप देख सकते हो 9वां लेसन का पहला लेक्चर भी मैंने कंप्लीट करा दिया था। तो यानी कि आज आपका 9वें लेसन का सेकेंड लेक्चर चलने वाला है। तो आज हम लोग इस सेकेंड लेक्चर में ये जानेंगे कि शेरशाह सूरी ने प्रजा के हित में कौन से कार्य किए थे, क्योंकि टॉपिक तो इन्हीं के बारे में चल रहा था, शेरशाह सूरी के बारे में ही। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले लेक्चर्स में ये बातें जान ली थी कि शेरशाह सूरी का नाम शेरशाह सूरी कैसे पड़ा और इनके बचपन का नाम क्या था। तो मैंने आपको बताया था कि इनके बचपन का नाम फरीद खां रखा गया था। फिर इन्हें शेरशाह सूरी नाम कैसे प्रदान किया गया। फिर मैंने ये देखा था कि इन्होंने शिक्षा कहाँ से ग्रहण किया था। हिस्ट्री यानी कि इतिहास हो गया, फ़ारसी, अरबी, साहित्य, इन सब का ज्ञान इन्होंने कहाँ से प्राप्त किया था। तो हम लोग जान चुके थे जौनपुर, ये सब बारे में हो चुका था। फिर इनका शासनकाल कितने वर्षों तक चला, 5 वर्षों तक। फिर ये भी देखा था कि इन 5 वर्षों में इन्होंने आगे आने वाले जो उत्तराधिकारी होंगे उनके लिए कैसे एक पथ प्रदर्शक का कार्य इन्होंने किया, कितना अच्छा इन्होंने कार्य किया। फिर ये भी जान लिया था कि जितने भी शासक थे उन आज तक मतलब हिस्ट्री जितने भी शासक थे उन सारे शासकों में सबसे अच्छे शासक शेरशाह सूरी ही थे। फिर उसके बाद में आज हम लोग का जो टॉपिक होगा यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में सेकेंड वाले में ये होगा कि जैसे कि मैंने आपको पहले में बताया था कि शेरशाह सूरी एक बहुत ही अच्छा शासक था। तो ये अच्छा शासक क्यों था, तो आज यही टॉपिक को लेके हम लोग जानेंगे, इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि ऐसा इन्होंने प्रजा के हित में क्या कार्य किया था जो काफ़ी अच्छा रहा, जिसकी वजह से ये इतने प्रसिद्ध हो चुके थे। भले इनका शासनकाल कम वर्षों का ही रहा, अल्पायु तक ही था, लेकिन ये इतने जाने माने शासक कैसे बन गए थे। तो ये सब बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो आपका जो लेसन चल रहा था वो 5 था, शेरशाह सूरी का टॉपिक चल रहा था। इनका पहला लेक्चर्स भी कंप्लीट हो गया है। आज इनका दूसरा मतलब शेरशाह सूरी के बारे में दूसरा लेक्चर चलने वाला है। और दूसरे लेक्चर में जो टॉपिक होगा ये आज हम लोग ये जानेंगे कि प्रजा के हित में कार्य इन्होंने क्या किया था, कौन कौन से कार्य किए थे, जिसकी वजह से ये इतने जाने माने इतने प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इनके कार्य को लिखा था जो प्रजा के हित में इन्होंने कार्य किए थे, ठीक है। और एक बात और, इन्होंने जो भी कार्य प्रजा के हित में किया था इनके सारे कार्य क्या हुए थे, सफल हुए थे। और इसी वजह से जनता इन्हें अधिक क्या थी, ये जनता के लिए अधिक प्रिय बन गए थे, प्रिय शासक, ठीक है। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, सैन्य ये अपनी व्यवस्था को यानी कि अपनी राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, उसमें चेंजिंग लाने के लिए, मतलब उसमें परिवर्तन करने के लिए इन्होंने सबसे पहले प्रजा को ही अपना हथियार बनाया था। किसको? प्रजा को। क्योंकि ये जानते थे कि एक राज्य तभी मजबूत हो सकता है जब वहाँ के जनता को यानी कि वहाँ के प्रजा को अच्छे रूप से उनको मजबूत बनाया जाए। क्योंकि यहाँ पे एक बात और याद आती है मुझे कि महात्मा गांधी ने भी एक बात कहा था कि यदि राष्ट्र को मजबूत बनाना है तो सबसे पहले उस राष्ट्र में निहित जो भी गांव है उन गांव के लोगों को और उस गांव को मजबूत बनाना होगा, जिसकी वजह से क्या एक राष्ट्र, एक देश सुदृढ़ यानी मजबूत बन सकेगा, शक्तिशाली बन सकेगा, आत्मनिर्भर बन सकेगा। तो यहाँ पे ठीक इन्होंने क्या किया था, शेरशाह सूरी ने सबसे पहले ये अपने राज्य की व्यवस्था को परिवर्तित करना चाहते थे। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इनका जो हथियार रहा अपने सत्ता के प्रति, अपने राज्य के परिवर्तन को लेकर, तो सबसे पहले इन्होंने प्रजा को अपना हथियार बनाया था। यहाँ पे प्रजा को अपना हथियार बनाने से तात्पर्य ये नहीं है कि ये प्रजा के अहित के बारे में सोच रहे थे, नहीं, अहित नहीं, हित के बारे में सोच रहे थे। तो यहाँ पे देखिए भाई, अगर आप सत्ता में आए हो और अगर आप चाहते हो कि मैं सत्ता पे बना रहूँ लंबे समय तक और आपका अगर इरादा नेक है तो आप क्या करोगे, आप जो भी कार्य करोगे वो जनता के हित में ही तो होगा। अब जब आपका जो पहला कदम होगा वो जनता के प्रति ही होगा। तो यहाँ पे इन्होंने भी वही किया। फिर उन्होंने क्या किया, सैन्य संगठन एवं चुस्त प्रशासनिक व्यवस्था। यहाँ इसका मतलब समझते हो, मतलब एकदम कठिन था, यानी कि जो उनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी वो काफ़ी कठोर थी। कठोर का मतलब यहाँ ये नहीं है कि यहाँ पे प्रजा को दंडित किया जाता था, नहीं, यहाँ पे प्रजा के जो भी नियम कायदे कानून होते थे उसे वो बहुत ही कठिनता के साथ उसे इनके मतलब जो भी इनकी समस्या होती थी उसका निवारण करता था। मतलब
ये जनता के जो भी समस्या थी हमेशा उन समस्याओं के प्रति क्या होता था, तत्पर रहता था। इसकी सबसे बड़ी खूबी यही थी शेरशाह सूरी की कि वो छोटी से छोटी परेशानी जनता की क्यों ना हो, वो उसी सरलता से नहीं लेता था, वो उसे उस बात को इतनी गंभीरता से ग्रहण करता था कि ताकि अगर प्रजा की छोटी सी समस्या है अगर उन्हें पता चल जाती थी शेरशाह सूरी को, तो वो ऐसा नहीं था कि इनके समस्या को ये क्या करते, नज़रअंदाज कर देते। इनकी सबसे बड़ी खूबी यही थी कि इन प्रजा के हित में इन्होंने जो कार्य सोचा था, यही कार्य इनको सबसे बड़ा क्या किया, इन्हें जाना माना शासक बना दिया। अब सोचो इतने कम वर्षों में ये इतने लोकप्रिय शासक मतलब बन गए थे। अभी इनका जो नज़रिया था वो काफ़ी अच्छा था जनता के प्रति, तभी तो अब यहाँ देख सकते हो सैन्य संगठन, यानी कि अब ये यहाँ पे देखो, अब इन्होंने अपने राज्य व्यवस्था में को लेके तो परिवर्तन किया, आगे हमने आपको बताया था। फिर यहाँ पे देखिए अब यहाँ बात आती है सैन्य व्यवस्था को लेकर। अब बात आती है सैन्य व्यवस्था, मतलब सैनिक कार्यों की बात कर रहे हैं। अब सैन्य संगठन इन्होंने क्या किया, इसके लिए इन्होंने चुस्त प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाया। मतलब ये इनका कहना था कि अगर सैन्य शासन में परिवर्तन करना है, हाँ देखो अगर उस मतलब राज्य को बदलना चाहते हो तो राज्य के अंतर्गत जो भी नियम कायदे कानून होंगे वो काफ़ी मतलब नियमित रूप से लागू होंगे, और उसके बाद में वहाँ पे जो सैनिक व्यवस्था है राज्य में, जिसके ऊपर एक राज्य निर्भर होती है सैनिक व्यवस्था, तो वो ये चाहते थे कि वहाँ की जो सैनिक एक राज्य की जो सैनिक संगठन है उसको अगर मजबूत कर दिया जाए तो वहाँ पे जनता को भी और परेशानियाँ नहीं होगी, उनके बात को और गंभीरता से लिया जाएगा। तो इस बात को उन्होंने नज़र में रखते हुए क्या किया, सैन्य संगठन और एवं चुस्त प्रशासनिक व्यवस्था, यानी कि वहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको काफ़ी उन्होंने कठोरता बरती उसको लेकर के, यानी कि कोई लचीलापन उसमें नहीं होना चाहिए। जैसे कि कहीं कहीं देखा जाता है ना कि यहाँ अगर शासन हो रहा है तो यहाँ पे, और आज क्या है, आज हमारे यहाँ अगर सरकार से बात करनी हो तो सबसे पहले हमें ये कहा जाता है कि आप यहाँ एक पत्र लिखो, यहाँ पे डाक में डालो, ये सरकार के पास पहुँच जाएगा, और पता नहीं पहुँचता भी है या नहीं। लेकिन उस टाइम क्या था, शेरशाह सूरी ने इतना अच्छा नियम बनाया था कि डायरेक्ट जनता शेरशाह सूरी से क्या मिल सकती थी, अपनी समस्याओं को डायरेक्ट साझा कर सकती थी। तो अच्छी व्यवस्था थी कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए सैन्य संगठन और चुस्त प्रशासनिक व्यवस्था को उन्होंने क्या क्या लागू किया। अभी देखते हैं कि इस पॉइंट्स के अंतर्गत क्या क्या बातें कही गई थी। तो यहाँ पे समझिए पहला पॉइंट्स क्या है, सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए, यानी कि सैनिक शक्ति बढ़ाने हेतु अपनी सेना का संगठन किया। शेरशाह सूरी ने क्या किया, सैन्य शक्ति को, वो चाहते थे कि सैन्य शक्ति को बढ़ावा दिया जाए, तो उन्होंने क्या किया, उसके लिए अपनी सेना का संगठन किया। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट ये है कि डाक व्यवस्था के लिए डाक चौकी खोली गई थी। क्या, डाक चौकी। तो यहाँ पे याद रखना कि किसके शासनकाल में डाक चौकी खोली गई थी, तो वो शेरशाह सूरी के शासनकाल में। ठीक है, अब यहाँ देखिए डाक व्यवस्था के लिए डाक चौकी होती थी उस टाइम, यानी कि यहाँ से डाक घोड़े के द्वारा पहुँचाई जाती थी। आज हमारे यहाँ क्या है, पोस्टमैन होते हैं ना, किसी का डाक हो गया, कोई किसी का लेटर हो गया तो उन पोस्टमैन के माध्यम से पहुँचता है। लेकिन उस टाइम क्या था, जो भी डाक होती थी, यानी कि डाक व्यवस्था के लिए डाक चौकी खोली गई थी, और यहाँ से जो डाक पहुँचाई जाती थी हर एक व्यक्ति के पास, वो घोड़े के द्वारा पहुँचाई जाती थी। ठीक है, यहाँ यानी कि उनका जो शासन, यानी कि उनका जो साधन होता था वो घोड़ा होता था। ठीक, अब फिर ये देखिए तीसरे पॉइंट क्या है। तीसरे पॉइंट ये है कि अधिकारियों को नियमित रूप से वेतन दिया जाता था। आज यहाँ पे क्या है, 1-2 महीने अगर वेतन देने में लेट कर दिया जाए तो लोग बोल के रख देते हैं, लेकिन उस टाइम क्या था, अधिकारियों को नियमित रूप से मतलब रोज उनकी जो कार्य होती थी उसके लिए उन्हें क्या, नियमित रूप से उनका वेतन दिया जाता था। ऐसा नहीं था कि बेईमानी किया जाए। ठीक, फिर समझते हैं। फिर आपको जो चौथा पॉइंट क्या है वो देखिए, कोई भी व्यक्ति सीधे शेरशाह से मिल सकता था। मैंने आपसे पहले ही बताया कि आज जो व्यवस्था चल रही है, इस व्यवस्था को लेकर और प्राचीन काल में जो व्यवस्था चल रही थी, मतलब जो भी शासक थे उनके शासनकाल में बहुत अंतर है। ठीक है, अंतर क्यों ना हो, क्योंकि आज के जो शासक शासन कर रहे हैं उनके जब सोच में इतना अंतर है तो
उनके कार्य में कितना अंतर हो सकता है। लेकिन हम इस बात से सहमत है कि पहले जो शासक थे उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत से अच्छे कार्य भी किए थे और कहीं ना कहीं बहुत से बुरे कार्य भी किए थे। तो ऐसा है कि हर एक देखो, एक व्यक्ति के अंतर्गत अच्छाइयाँ भी होती है और बुराइयाँ भी होती है। तो वही बात है कि अगर पहले के शासक अच्छा कार्य किए थे तो बुरा भी कार्य किए थे, कई आक्रमण किए, लूटा, भारत को बहुत से नुकसान किया, बहुत क्षति हुई भारत को। लेकिन जाते जाते उन्होंने कुछ तो ऐसा अपना पहचान दे गए हैं जो आज भी जाने माने बन चुके हैं। और जैसा कि एग्जाम्पल शेरशाह सूरी को ले लिया जाए, इन्होंने अभी हम आपको बताते हैं, देखिए। अब फिर उसके बाद में देखिए क्या होता है, प्रजा हित के कार्य, और उसके बाद में इन्होंने प्रजा के हित के लिए और भी कार्य किया। क्या किया, अब मैं आपको बताती हूँ। देखो, शेरशाह सूरी जो थे उन्होंने प्रजा के हित के लिए एक सड़क बनवाई थी, ठीक है, और वो सड़क आज भी बहुत प्रसिद्ध है। आपने सुना होगा उस सड़क का नाम, जानते हो क्या है? इन्होंने एक सड़क बनवाया था, ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड। ये आप लोग आज भी रोड को देख सकते हो, जो कि बहुत जानी मानी रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है। ये सड़क जो है ये वहाँ पे क्या कहते हैं, सोनार गांव। ये सोनार गांव जानते हो कहाँ है? ये सोनार गांव बंगाल में है। कहाँ पे? बंगाल में है, यानी कि पश्चिम बंगाल में है सोनार गांव। सोनार नामक एक गांव है। ये गांव कहाँ जानते हो? बंगाल में, बंगाल में है। अब ये समझिए, सोनार गांव जो कि बंगाल में है और बंगाल से पेशावर तक ये सड़क क्या करती है, जोड़ती है। बंगाल से पेशावर तक क्या करती है ये सड़क, जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, जिसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था। और ये सड़क आज भी बहुत ही क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध सड़क यानी रोड मानी जाती है। और कैसा भी कहा जाता है कि अगर आप इस रोड से निकलते हो यात्रा करने के लिए तो आप पूरे भारत की यात्रा कर ले जाओगे, ठीक है। तो ये देखो, इन्होंने बहुत से प्रजा के हित के कार्य किए थे, जिसमें ये भी एक जाना माना कार्य इनका है। फिर उसके बाद में इन्होंने क्या किया, उस टाइम दिल्ली के पुराने किले में इन्होंने क्या बनवाया था पता है? एक पुस्तकालय बनवाया था, उनका नाम था शेर-ए-मंडल करके। शेरशाह द्वारा दिल्ली के पुराने किले में ये बनवाया गया था। और ये जो शेर-ए-मंडल है ना, ये एक पुस्तकालय था, ये पुस्तकालय था। लेकिन इसे हुमायूं ने क्या किया था, हाँ, मैंने आपको बताया था ना कि जो हुमायूं थे वो इस पुस्तकालय से ही उतरते वक्त उनकी मृत्यु हो गई थी। शेर-ए-मंडल से जो कि शेरशाह के द्वारा बनवाया गया था। ये कहाँ बनवाया गया था? तो आप इसे याद रखना, ये बनवाया गया था दिल्ली के पुराने किले में। कहाँ? दिल्ली के पुराने जो किला है वहाँ पर बनवाया गया था। और ये बनवाया किसके द्वारा गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। परंतु हुमायूं ने इसे शायद इसे मकबरा या कुछ ऐसे नाम दे दिया था इसका। लेकिन इन्होंने ये क्या था स्टार्टिंग पता है? ये था शेर-ए-मंडल, ये एक पुस्तकालय था। लेकिन इसे बाद में शायद हुमायूं ने चेंज कर दिया था, कुछ और नाम दे दिया था इसको। लेकिन ये था, ये बनवाया कहाँ गया था? तो ये दिल्ली के जो पुराना किला है उसमें बनवाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। फिर यहाँ पे देखिए शेरपुर, एक शेरपुर है, जो कि शेरपुर नामक एक नगर है। ये कहाँ पे है? ये दिल्ली के निकट में है। कहाँ? दिल्ली के निकट में है। तो यहाँ पे शेरपुर नामक जो नगर है, इसके जो मतलब इस नगर को बसाया किसने था? तो शेरशाह सूरी ने इस नगर को बसाया था, जो कि यमुना के किनारे ये स्थित है। शेरपुर। जैसे आपसे पूछा जाए कि शेरपुर नगर की स्थापना यानी इसको बसाने का कार्य किसके किया, संस्थापक कौन है, तो आपको बताना है शेरशाह सूरी, जो कि दिल्ली के निकट है और ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक, क्लियर। अब देखते हैं शेरशाह सूरी ने क्या और कार्य किया था। तो इन्होंने शिक्षा के लिए कई मदरसे और कई मकतब भी खुलवाए थे। कौन? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। फिर इनका जो कार्य आगे था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कार्य और भी अच्छा किया था कि सड़क के बगल बगल हर एक स्थानों पे सड़क के बगल बगल क्या किया था, इन्होंने वृक्ष लगवाया था। किस लिए? ताकि जो भी यात्री आए जाएं वो कहीं भी स्थित रह के क्या कर सके, आराम कर सके। उसके बाद इन्होंने आगे क्या किया, विश्राम के लिए सराय बनवाई। सराय मतलब समझते हो? सराय उसे कहते हैं जहाँ पे इंसान थोड़ा 2 मिनट मतलब स्थित होकर अपना मतलब विराम लेकर के आराम कर सकता है, सराय।
तो जैसा कि हमारे यहाँ एक नाम भी है सराय कंसराय स्टेशन, तो यहाँ समझते हो सराय का मतलब, तो मैंने आपको बताया सराय जहाँ पे व्यक्ति 2 मिनट रुक के क्या कर सकता है, आराम कर सकता है, मतलब थोड़ा विश्राम कर सकता है, तो उसे सराय कहा जाता है, सराय। समझ गए आप। और फिर यहाँ देखिए उन्होंने क्या किया, सड़क के बगल बगल वृक्ष लगवाया, विश्राम के लिए सराय भी बनवाई। फिर उसके बाद पानी के लिए उन्होंने हर जगह हर स्थानों पर कुएं भी खुदवाएं ताकि कोई भी व्यक्ति रुक करके पानी पी सके। फिर उसके बाद क्या किया, इन्होंने बुरहानपुर और जौनपुर को जोड़ दिया, जिससे क्या हुआ, इससे व्यापार को बहुत बढ़ावा मिला। यानी कि जो जौनपुर था और जो बुरहानपुर नामक नगर थे, इन दोनों को इन्होंने क्या किया, जोड़ दिया। और जब जोड़ दिया तो क्या हुआ, इससे व्यापार में गति आई और क्या हुआ, इससे यातायात के साधन भी बढ़ गए थे। फिर उसके बाद में यहाँ पे इन्होंने जो ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था, इससे क्या हुआ था पता है, इससे यातायात में काफ़ी वृद्धि आई इस रोड को बनवाने से। और ये आप इस पॉइंट्स को याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया है। ग्रैंड ट्रंक रोड जो कि शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। और बात की जाए कि ये कहाँ से कहाँ तक है, तो सुनार गांव जो कि बंगाल में स्थित है, ये सुनार गांव से पेशावर तक ये रोड जाती है। ठीक, क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इनके इतने सारे पॉइंट्स थे। फिर मैं आपको आगे बता दूँ कि क्या हुआ, जब 1545 ईस्वी में कालिंजर के युद्ध में शेरशाह सूरी क्या मारा गया, मतलब उसकी मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद में इनके जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने 10 वर्षों तक शासन किया। लेकिन क्या हुआ, 10 वर्षों के बाद सूर्यवंश क्या हुआ, समाप्त हो गया। क्योंकि शेरशाह सूरी ने इतने जो अच्छे कार्य किए, इन्होंने जो अपना इतना बनी बाजार थी इनकी, आगे जो इनके निष्ठुर अधिकारी थे वो इनको मतलब इनकी सत्ता को संभाल नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो अयोग्य शासक घोषित हो गए, मतलब वो अयोग्य थे, वो योग्य नहीं थे कि वो मतलब इनके जैसी बनी बाजार थी वो उसे लंबे समय तक संभाल पाते। तो इस वजह से क्या हुआ, सूर्यवंश क्या होता है, समाप्त हो जाता है। और फिर क्या हुआ, शेरशाह सूरी का जो शासनकाल होता है वो समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना कि जो जो यहाँ पे 1545 में कालिंजर का युद्ध हुआ था, उसी में इसकी मृत्यु हो गई थी शेरशाह सूरी की। और उसके बाद में इनका जो 5 वर्षों का कार्यकाल भले ही रहा, लेकिन इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया। और इसकी वजह से क्या हुआ, लेकिन इनके जो उत्तराधिकारी थे वो 10 वर्षों तक ही शासन कर पाए। क्यों? क्योंकि वो योग्य नहीं थे कि वो इनके सत्ता को संभाल पाते लंबे समय तक। ठीक। और फिर उसके बाद मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं कि इनका जो मकबरा था, किसका इनका मकबरा था शेरशाह सूरी का, इन्होंने अपने शासन काल में ही अपना मकबरा बनवा दिया था। लेकिन ये मकबरा इन्होंने बनवाया कहाँ था, तो ये सासाराम में इनका जो मकबरा है वो स्थित है। और ये जो मकबरा है ये स्थापत्य कला का बहुत ही अच्छा नमूना पेश करता है। ठीक है, यानी कि इनका जो मकबरा है ये स्थापत्य कला का बहुत ही अच्छा नमूना पेश करता है। इससे ये पता चलता है कि जो शेरशाह सूरी थे वो स्थापत्य कला में कितने हुनर उनके पास मौजूद था। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स थी तो मैंने क्लियर कर दिया। यानी कि आज आपका जो शेरशाह सूरी का चैप्टर था, लेसन था, वो आज समाप्त हो